नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में बजट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उन चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया था और इस सेशन में हम लोग करंट बजट को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अगर मैं थोड़ा-सा आपसे बजट की बात करूँ, तो बजट करंट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही में हमारे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट तो है ही। बजट से एक आध प्रश्न हमें हर साल देखने को मिलते हैं। 1 साल तक में भी जितने भी पेपर्स होंगे, बजट से आपको एक आध प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या फिर आप समीक्षा या सहायक समीक्षा की तैयारी कर रहे हों। इसके साथ ही में अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बजट से आपसे टैक्स स्लैब ही पूछ ले या इस बार कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है, ये आपसे पूछ ले। तो वहाँ पे भी फैक्चुअल एक आध प्रश्न देखने को मिलेगा और नहीं भी तो एक देश के नागरिक होने के नाते ये हमें जानने की पूरी ज़रूरत है या हमें जानने का पूरा हक है और हमारा अधिकार भी है कि हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो किस दिशा और दशा की ओर जा रहा है। हमारा कितना घाटा है, हमारा कितना खर्चा है, भारत सरकार कहाँ से पैसे लाती है, भारत सरकार कहाँ पैसे खर्च करती है, ये सब एक देश के नागरिक होने के नाते भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है? हालाँकि हम एक विद्यार्थी तो हैं ही, यहाँ पर हमारा काम बस इतना है कि हम बजट को पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो डेटा है, उन्हें हम आत्मसात करेंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए नोट डाउन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम बजट पर निष्कर्ष निकालें, बजट ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा है, इस बार इन लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, उनका ध्यान रखा गया या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाया गया है। ये एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई काम नहीं है और ना हमें इसकी ज़रूरत है। हमें सिर्फ़ एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाने की ज़रूरत है और हम अपने काम की चीज़ों को वहाँ से निकाल लें, जिससे कि हमारा काम चले। क्लियर है? तो हम लोग जिस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो फैक्चुअल टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। देखिए, आप कमेंट करते हैं, ये थम कमेंट करते हैं, आप थंब इम्प्रेशन भेजते हैं, यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, आप उसे कमेंट करिए। जिससे कि हम सॉर्ट आउट कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस सर, ऐसा है सर, वैसा है सर। दोस्त ये हमारे लिए सिर्फ़ एक एप्रिसिएशन का काम करता है, ये हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं, लेकिन इससे आपका नॉलेज एनहांस नहीं होगा, ठीक है? तो हमारा उद्देश्य कि आपका नॉलेज एनहांस हो। आप थैंक यू सो मच सर, लाइक है सर, ऐसा है सर, वैसा है सर, नहीं भी करेंगे, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई क्वेरी जनरेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी बजट में नहीं समझ में आया, वो अगर आप पूछते हैं, तो हम तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे और हमारी टीम अगले सेशन में उसे कवर करने की कोशिश करेगी। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जो चीज़ें ना समझ में आए, वो आप कमेंट करिए। बाकी आपका जो प्रेम और स्नेह है, हम सब उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है? तो हम लोग आगे चलते हैं। ये इमेज आप ही के लिए है कि हम लोग इस बार बजट का जो हमारा 2025-26 है, उस पर हम बातें करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे डिस्कशन करके चलता हूँ कि जब भी हम बजट प देखते हैं, तो वहाँ पे हमें 2 से 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए इस बार का जो बजट है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं मेरे दोस्त। वो क्या चीज़ें आती हैं बजट में? पहली चीज़, ठीक? ओके। जब भी आप बजट को ढंग से देखेंगे, तो एक तो हमें मिलता है 2025 और 26, ठीक? हमें 3 आंकड़े देखने को मिलते हैं। एक हमें मिलेगा 2025-26, एक हमको मिलेगा 2024 और 25 और एक आंकड़ा हमको मिलेगा 2023-2024। ये बजट में 3 आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं और ये हमें जानना ज़रूरी है कि इन तीनों साल के जो आंकड़े हमें प्रस्तुत होते हैं हमारे समक्ष, वो क्या-क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, जो ये बजट होता है 2025-26 जैसे चलने वाला है, तो ये
अनुमानित होता है। ठीक, ये अनुमानित होता है 2025-26 का। इस बार जो बजट है ये अनुमान लगाया गया है। 2024-25 का जो बजट होता है ये संशोधित होता है। ये संशोधित बजट होता है। और 2023-24 का जो बजट इसमें आपको दिखाया जाएगा वो वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये तीन आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये मार्च चल रहा है, हम सब तैयारी करते हैं, बाहर पढ़ते हैं, हमारी तैयारी है। उस तैयारी के दौरान हमारे खर्चे होते हैं। तो मार्च में हम स्टार्टिंग में ही अपने पिताजी से पैसे मांगते हैं कि पापा मार्च का खर्चा दे दीजिए। रूम का रेंट देना है, दूध का देना है, दही का देना है, फल का देना है, न्यूज़पेपर का देना है, मैगजीन का देना है, मकान मालिक को रेंट देना है, बहुत सारे और भी खर्चे हैं। तो हमें पहले से ही पैसा लेना होता है अपने घर से। तो ये मार्च चल रहा है, तो हमने क्या किया कि हमने मार्च में अपने पापा से पैसे लिए। ठीक, और हमने मार्च में बोला कि पापा इस बार कितने पैसे चाहिए। हमने पापा से डिमांड की, पापा ने पूछा कितने चाहिए, तो मैंने कहा 5 से 6 हजार में काम चल जाएगा। पापा ने कहा एक बार सोच लो। मैंने कहा पापा पिछले महीने चल गया था तो इस महीने भी चल जाएगा, क्योंकि कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है मेरे दोस्त। तो ये क्या हुआ, मैंने 5 से 6 हजार अनुमानित बताया है। क्या वास्तविक में आपको पता है कितना ही खर्च होगा? नहीं पता है। हो सकता है कि आपका बहुत कोई करीबी है, उसका जन्मदिन इस महीने आ गया, तो उसको आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, तो वो खर्चा तो आपने जोड़ा नहीं था। फरवरी में वैलेंटाइन वीक चल रहा था, पूरा का पूरा हफ्ता था या सप्ताह था, उसमें भी आपके कुछ बहुत ही जिगरी दोस्त यार रहे होंगे, आपने उनको भी कोई तोहफा गिफ्ट दिया होगा। तो क्या वो पैसा आपने अपने पिताजी से बजट में बात कही थी? नहीं कही थी, तो वो अतिरिक्त खर्चा हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इस बार पीसीएस का फॉर्म भरना है। पीसीएस के फॉर्म हमारे दिमाग में है कि हाँ हमें भरना है, बट हो सकता है कि इसी बार पीसीएस का मेंस आपका लग गया और पीसीएस का मेंस भी फॉर्म भरना है। तो ये कैसे हो, आपके अतिरिक्त खर्चे हुए। ये जो 5 से 6 हजार आपने बताया था ये नॉर्मल खर्चा, तो ये क्या है, अनुमानित है। पापा 5 से 6 हजार में हो जाना चाहिए, अनुमान है, कुछ नहीं आप कह पा रहे हैं। पापा ने आपसे बोला अच्छा भैया ये बताओ कि जो हमने तुमको फरवरी में दिया था 5 से 6 हजार रुपए, उसका क्या हुआ? तो तुम उसको चेंज करते हो, कहते हो पापा 5 से 6 हजार, या जो 6 हजार रुपए आपने दिया था उसमें ये चेंजिंग्स हुई है, ये फॉर्म आया था, भर दिया था, एक दोस्त का जन्मदिन था वहां पापा चले गए थे, आपने चाचा की लड़की की शादी में जाने के लिए बोला था कि वहां जाके न्योता दे के आना, तो वहां पे भी पापा खर्च हो गए। तो जो आपने पापा हमको 6 हजार दिए थे, ये नेट मेरा कितना खर्चा हुआ है? हो सकता है कि 5.6 के खर्चा हुआ है, मतलब पापा 5600 खर्चा हुआ है, आपने चेंज कर दिया। ठीक है, फिर पापा कहते हैं अच्छा ये बताओ जो तुमको हमने जनवरी में दिया था उसका क्या हुआ? तो तुम बताते हो पापा एग्जैक्ट वहां पे जो आपने दिया था वो 4 हजार रुपए खर्च हो गए थे। ठीक, ऐसा ही हमारा 3 साल का डेटा चलता है। प्रेजेंट ईयर मंथ का या प्रेजेंट ईयर का हमारा अनुमानित आंकड़ा होता है, जो इस वर्ष हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये अनुमानित है। पिछले वर्ष का संशोधित होगा और एक और पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा होगा। ये बजट में हमें तीन आंकड़े देखने को मिलते हैं। कितना क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक। ठीक, सो मेरे दोस्त जब भी मैं मेन टॉपिक की बात करता हूं तो बजट में हमें कुछ चीजें जानने की आवश्यकता होती है जो परंपरागत तौर पर हमें जानना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीजें हमें नहीं पता है तो शायद हम बजट को सिर्फ आंकड़ों के माध्यम से लेकर के जाएंगे, उन्हें हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में जब भी हमसे पूछा जाएगा तो गलत होने की संभावनाएं हमसे प्रबल होंगी, क्योंकि हम रट के गए हैं, याद करके गए हैं, हमने बजट को समझा नहीं है और हमें बजट को समझना था वहां पे। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि हमें बजट में क्या क्या चीजें जानने की जरूरत होती हैं जो मेन है। ठीक, अगर मैं आपसे थोड़ा सा बजट की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो फिर हमें बजट में बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, हमें बजट की हिस्ट्री जानने की जरूरत है, देन हम बजट में करंट डेटा पर आपसे बात करते हैं। ये तीनों चीजें हमें जानना जरूरी होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
मैं सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन नहीं किया है, बट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें जानना जरूरी है। मैंने आपसे कहा था अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कवर करेंगे, बट आपके कमेंट नहीं थे इसलिए हमने उसे कवर नहीं किया। मैं मान के चलता हूं कि वो सारा आपका पहले से तैयार है। क्लियर? अब हमें करंट पढ़ना है और करंट भी बजट में हमें क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये जानना कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम के लिहाज से क्या है, क्या पूरा का पूरा बजट जो इतना पन्नों में है समाया हुआ है क्या वो सब हमें पढ़ना है? तो नहीं मेरे दोस्त, कुछ चीजें हैं जो हमारे एग्जाम की डिमांड होती है और हमें पढ़ना है। तो पहली चीज ये है कि हमारे पूरे के पूरे बजट में कितना डिमांड किया गया है, मतलब हमारा कितना आय बताया गया है और हमारा कितना व्यय बताया गया है, हमें ये जानना जरूरी है। फिर ये जानना जरूरी है कि जो पैसे आते हैं वो पैसे आते कहाँ से हैं, और अगर पैसे आते हैं तो फिर वो पैसा जाता कहाँ है। तो हमें एक ये जानना जरूरी है कि पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है। देखिए, अगर मैं बजट की बात करूं तो हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेख किया गया है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। क्लियर है? अब सबसे खास बात है कि बजट में बस दो ही कॉन्सेप्ट है कि इस बार मान के चलिए कि अगर हमने 50 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की है कि इस बार के पूरे साल का खर्चा चलाने के लिए हमें 50 लाख करोड़ चाहिए, तो वो 50 लाख करोड़ जाएंगे कहाँ हमें ये भी बताना होता है। तो जहां हम एक हाथ से 50 लाख करोड़ ला रहे हैं, वहीं दूसरे हाथ से हम 50 लाख करोड़ खर्चा भी कर रहे हैं, ये हमें जानना जरूरी है। और ये हमारे एग्जाम में आता है, और एक अच्छी बात है कि सीक्वेंस में आता है। कभी कभी असेंडिंग टू डिसेंडिंग पूछ लेते हैं, कभी कभी डिसेंडिंग टू असेंडिंग पूछ लेते हैं, तो ये हमें जानना है। सबसे खास बात कि किस मंत्रालय को कितना फंड इस बार एलोकेट किया गया है, इस बार का प्रमुख घाटा कितना रहने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फैक्ट दोनों है कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, हमारा राजस्व घाटा कितना है, हमारा प्राथमिक घाटा कितना है, हमारा प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, ये सब हमें जानना जरूरी है। अगर इनका मतलब आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो बजट दो भागों में प्रेजेंट किया जाता है, एक है भाग एक और एक है भाग दो। जो पहला भाग है उस भाग में हम व्यापक आर्थिक हिस्से के तौर पे दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारा पहला भाग है बजट का, उसमें हम आर्थिक बातें करते हैं, आर्थिक महत्व की बातें करते हैं, योजनाओं की बातें करते हैं, प्राथमिकताओं की बातें करते हैं। जैसे इस बार भारत सरकार किन को फोकस किया है, भारत सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या जरूरी है, भारत की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए किस दशा और दशा के रूप में हमें आगे बढ़ना है, ये हमें जानना जरूरी है। ये सारी पहलुएं कहाँ शामिल होती हैं? भाग एक में शामिल होती हैं। समाज में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या पायदान पे या अंतिम पायदान पे खड़े जो व्यक्ति हैं, उनको कैसे विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, भारत सरकार इस उद्देश्य से जो योजनाएं लेकर के आती है उन्हें हम भाग एक में देखने की कोशिश करते हैं। और वो भाग एक में ही हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के लिए हमने क्या किया है, बच्चों के लिए हमने क्या किया है, बच्चियों के लिए हमने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया है, उद्योग के लिए क्या किया, उद्यमिता के लिए क्या किया है, स्टार्टअप के लिए हमने क्या किया, एंटरप्रेन्योर के लिए हमने क्या किया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमने क्या किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया है, एफडीआई हमारे यहाँ कैसे रहने वाली है, एफपीआई हमारे यहाँ कैसा रहने वाला है, डिस इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब के सब हम कहाँ बातें करते हैं, भाग एक में बातें करते हैं। फिर तो भाग दो में हम क्या बात करते हैं मेरे दोस्त, भाग दो में हम अपने धन विधेयक, वित्त विधेयक और जो हमारे वित्त से संबंधित फैक्चुअल डेटा है या से संबंधित क्षेत्र है, उसके बारे में हम भाग दो में अध्ययन करते हैं। जब आप टैक्स की बातें करेंगे तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का जो वर्णन किया गया है या जो संक्षिप्त में विवरण उनका प्रस्तुत किया गया है, वो कहाँ है, भाग दो में किया गया है। इन दोनों चीजों को हम अध्ययन करेंगे, उन्हें आत्मसात करके अपने काम की चीजों को नोट करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। तो भाग एक और भाग दो, तो सबसे पहले हम भाग एक पे काम करते हैं। ठीक है,
अगर मैं भाग एक की बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना क्या है ये आप जान लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो मान के चलिए कि पूरा बजट आपके लिए सिर्फ आंकड़े होंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आपको ढंग से दिख सके। ठीक है, तो इन चीजों को अगर मेरे दोस्त आपने नहीं जाना तो सिर्फ बजट आपके लिए क्या होंगे, एक आंकड़े होंगे। आपको जानना क्या है बजट में कि बजट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे जेंडर बस्टिंग क्या है, उसके बाद में जीरो बेस बजट क्या है, राइट ऑफ क्या होता है। ये सब जो बजट है वो सब के सब बजट के टाइप्स हैं, हमें जानना जरूरी होता है। जो हमें प्रमुख घाटे हैं उन घाटों को भी हमें जानना जरूरी होता है। हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा जब हम कहते हैं तो हमें किन चीजों को ध्यान में रखते हैं, राजकोषीय घाटा किन चीजों को मिला के बनता है, प्राथमिक घाटा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट जिसे आप बोलते हैं, या प्राथमिक राजस्व घाटा क्या है। ये सब क्या है हमें ये जानना जरूरी है, और अगर आप ये नहीं जान पाए तो सिर्फ आंकड़े ही आपको याद करने होंगे। फिर भारत सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो प्राप्तियां कौन कौन सी हैं, राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। भारत सरकार के व्यय कौन से हैं, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब आपको ये जानना जरूरी है कि गोल्डन रूल ऑफ बजटिंग क्या कहता है। सो मेरे दोस्त गोल्डन रूल ऑफ बजटिंग ये कहता है कि भारत सरकार को पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहिए और पूंजीगत प्राप्तियों को कम करना चाहिए, साथ ही राजस्व प्राप्ति को बढ़ाना चाहिए और राजस्व व्यय को कम करना चाहिए। इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि राजस्व प्राप्तियां हैं क्या और राजस्व व्यय क्या है। वहीं पे राजस्व व्यय सॉरी पूंजीगत व्यय क्या है और वहीं पे राजस्व प्राप्तियां क्या है। तो इन सब को जानना जरूरी है। मैं आपसे प्रश्न क्रिएट करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा खर्चा भारत सरकार का पूंजीगत आय या पूंजीगत व्यय में शामिल होता है। मैंने आपको 4 विकल्प दिए और आपको उनका सही चयन करना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये प्रॉपर संभावनाएं हैं कि आप उन्हें गलत करके आएंगे। क्लियर है ये चीज। वहीं पे अगर मैं धन की बात करता हूं कि धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, अनुदान की मांग क्या होती है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है या कहाँ पे इनका मेंशन किया गया है। वहीं बजट प्रस्तुतिकरण के चरण क्या क्या हैं, कितने चरणों में बजट प्रस्तुत किया जाता है, कट मोशन कहाँ पे आते हैं, अनुदान की मांग कहाँ रखी जाती है, साथ ही साथ में विनियोग विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ये सब के सब हमें जानना जरूरी है। अगर आपने नहीं जाना तो मेरे दोस्त सिर्फ बजट आपके लिए एक आंकड़ों का किताब होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने निधियां लिख रखा है। तो निधियां भी हमें जानना है कि संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, लोकलेखा निधि क्या है, किस प्रकार से संचित निधि से पैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से आकस्मिक निधि से पैसे निकाले जाते हैं, आकस्मिक निधि का फंड कितना बड़ा है। ये सब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखना होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो ये आप कल के सेशन में कवर करेंगे। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ बजट के बारे में, जो कि हम लोग देख के चलेंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इन्हें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बाकी हम लोग इन्हें कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो बजट प्रस्तुत करने का काम कौन करता है, तो बजट प्रस्तुत करने का काम वित्त मंत्रालय करता है, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, उस विभाग का नाम है बजट प्रभाग। सो मेरे दोस्त कौन करता है, बजट प्रभाग करता है, बजट प्रभाग। ठीक? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग हैं, आय विभाग है, वित्त विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग है, विनियोग विभाग है, और ये जो बजट विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आता है। आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत एक प्रभाग है जो बजट प्रभाग है, और बजट निर्माण करने का काम कौन करता है, बजट विभाग करता है। क्लियर है,
अब हम लोग भाग एक की बातें करते हैं कि भाग एक में क्या लिखा है। तो भाग एक में कहा जा रहा है कि हमारे केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में आज बजट को प्रस्तुत किया है, जिनकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। निम्न बातों में ये बताने की कोशिश की गई है मेरे दोस्त कि जो उधारियों के अलावा कुल भारत सरकार की प्राप्तियां हैं और भारत सरकार के कुल खर्चे हैं, उन्हें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। हम कह रहे हैं कि हमारा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः कितना है, 34.96 लाख करोड़, और हमारा कुल व्यय कितना है, 50.65 लाख करोड़। ठीक, तो एक चीज हमें समझ में आया क्या, कि भैया हमारी जो कुल प्राप्तियां हैं या कुल व्यय है, ये कितना है, 50.65 लाख करोड़ है। और ये हमारा अगर व्यय है तो हमारी प्राप्तियां भी इतनी ही होनी चाहिए थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो कुल प्राप्तियां हम दिखा रहे हैं वो कितना दिखा रहे हैं, 34.96 लाख करोड़ रुपए दिखाने की कोशिश किया है, जिसमें हम बता रहे हैं कि भारत सरकार का जो निवल कर प्राप्तियां हैं, वो निवल कर प्राप्तियां कितनी है, तो निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान बताया है, जो राजकोषीय घाटे का 4.4% अनुमानित है। सब जगह अनुमान लिखा मिलेगा। तो एक फैक्ट यहां से निकला कि भारत का जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो राजकोषीय घाटा कितना इस बार अनुमान किया गया है, तो राजकोषीय घाटा इस बार अनुमान किया गया है 4.4%। किसका, हमारी जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये मैं आपको ब्रीफ करता चलूंगा। किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। ठीक है, अगर मैं सकल बाजार उधारियों की बात करूं तो 14.82 लाख करोड़ रहने का ये अनुमान किया गया है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में कितना कैपेक्स व्यय करने की बात कही गई है, तो मेरे दोस्त ये किया गया है 11.21 लाख करोड़, जो कि हमारी जीडीपी का 3.1% रहने का अनुमान है। ठीक, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस बार के बजट में हमने 4 प्रकार के इंजन का वर्णन किया है। कहने का सेंस ये है मेरा कि जब भी हम भारत की विकास गाथा लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे क्षेत्र चाहिए जिन क्षेत्रों के बिना हम भारत का विकास गाथा नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो ऐसे में हमने उन क्षेत्रों को ढूंढा है, सर्च किया है, जिसे हमने विकास का इंजन कहा है, और उन इंजनों के तौर पर हमने ये बातें कही हैं कि इसी के माध्यम से हम अपने देश का विकास सुनिश्चित करेंगे, आर्थिक और सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करेंगे। क्लियर है? तो इस बार के बजट में हम लोगों ने क्या मेंशन किया है मेरे दोस्त, तो इस बार के बजट में मोर और लेस देन हमने बताया है कि हम बजट में विकास के 4 इंजनों का प्रयोग किए हैं। वो 4 इंजन कौन से हैं, तो पहला इंजन है हमारा कृषि, दूसरा इंजन है एमएसएमई, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। ये कॉपी पे आप नोट करके चलिएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर तरीके से हम लोगों ने सर्च किया है, इसीलिए मैंने खुद से यहाँ पे हैंड रिटन आपके लिए किया है। पूरे बजट में 4 प्रकार के इंजन की बातें कही गई हैं। कौन-कौन है? जिसमें कृषि है, एमएसएमई है, अपने निर्यातें की बात की है, और फिर हमने बातें कही है निवेश की। एक सबसे खास बात है कि ये जो हमारे 4 इंजन हैं, इन इंजन के माध्यम से हम कौन से लक्ष्य प्राप्त करेंगे? तो हमने ये बताया है कि भाई साहब, इस इंजन से इस इंजन के माध्यम से हम 6 लक्ष्यों की प्राप्त करेंगे, और वो 6 लक्ष्य हमने कौन रखे हैं देश के विकास के लिए? पहला हमने रखा है गरीबी मुक्त भारत, मतलब हम भारत को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं। पहला ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा, स्कूली शिक्षा हमारा लक्ष्य है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी, ये याद रखिएगा, ये हमारा विकास का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ में देश को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने वाले किसानों के
विकास की बातें कही गई हैं। मतलब ये हमारे 5 या 6 लक्ष्य हैं जो हमने इस बार टारगेटेड किए हैं कि हमें अचीव करना है। अब सबसे खास बात ये है कि ये जो टारगेट है हमें किसके माध्यम से अचीव करना है? सो ये जो हमारी इंजन है, इस इंजन के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्लियर हुआ? तो कहने का मेरा सेंस है कि पूरे बजट में विकास के 4 इंजन रखे गए हैं और हमने 6 प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जो 4 इंजन है वो है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। और जो हमने लक्ष्य रखा है, हमने गरीबी मुक्त भारत, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, महिलाओं की भागीदारी आर्थिक गतिविधियों में और किसानों को हमने लक्षित किया है कि इनके माध्यम से हम इनको साकार करेंगे और इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे खास बात है कि बजट 2025 और 26 में क्या बातें मेंशन हैं? तो मेरे दोस्त 25 और 26 में ये बातें कही गई हैं कि हमारी जो प्राप्तियां हैं, देखिए बजट हमेशा दो चीज को हम देखते हैं जब भी हम पढ़ेंगे, एक प्राप्तियां और एक व्यय। प्राप्तियां में क्या क्या है, व्यय में क्या क्या है, ये हमें जानना है। सो एक तरफ मैंने लिखा है प्राप्तियां और एक तरफ मैंने लिखा है व्यय। हमारी व्यय कितने हैं? 50,65,345 करोड़, ये हमारा व्यय है। हमारी प्राप्तियां कितनी है? 50,65,345 करोड़, ये हमारी प्राप्तियां हैं। अब मेरे दोस्त, जब हमारा व्यय भी उतना ही है, हमारी प्राप्तियां भी उतनी हैं, तो फिर हमें घाटा कैसे होता? बस समझ में आया? मतलब महीने के लिए हमें 6,000 रुपए चाहिए थे, 6,000 हमें मिले भी, तो फिर हमारा घाटा कैसा हो? सो मेरे दोस्त, घाटा ऐसे होता है कि यहाँ पे प्राप्तियां लिखा है, हमने आय नहीं लिखा है। आय और प्राप्तियों में अंतर है। आय की जब भी बात कही जाती है तो आय आपकी लायबिलिटी नहीं होती, समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं मेरी इनकम 1,000 रुपए है, वो मेरी इनकम है। तो क्या किसी प्रकार से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी बन रही है? नहीं बन रही है। लेकिन अगर मैं उधारी लेकर के आ रहा हूँ, मैं अपनी संपत्ति बेच के पैसे ला रहा हूँ, मैं अपने सोने गिरवी रख के पैसे ला रहा हूँ, या मुझे कहीं से चंदा मिल रहा है वहां से मैं पैसे ला रहा हूँ, तो ये क्या मेरी आय का हिस्सा है? तो आप कहते हैं नहीं, ये आपकी आय का हिस्सा तो नहीं है, आपकी प्राप्तियां हैं, आपको मिला है। मेरे दोस्त, जो मैंने ऋण लिया प्रेजेंट में वो तो मुझे मिला, उससे मैंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, लेकिन क्या वो मेरे लिए एक एसेट है? नहीं, वो मेरी लायबिलिटी है और एक टाइम पे हमें उसको चुकाना भी है और हमें उसके बदले में ब्याज का भुगतान भी करना है। इतना क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पे आय नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे प्राप्तियां लिखते हैं। प्राप्तियों में हमारी आय भी शामिल है, हमारी उधारियां भी शामिल है, हमारा अनुदान भी शामिल है, या विदेशों से जो हमें सहायता प्राप्त होती है, वो सब के सब हमारा उसमें प्राप्तियों में शामिल होता है। प्राप्तियों में जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार की प्राप्तियां हैं, एक हमारा राजस्व प्राप्ति है और एक हमारा पूंजीगत प्राप्ति है। व्यय भी एक हमारा राजस्व व्यय है और दूसरा हमारा पूंजीगत व्यय है। अब अगर आपको राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय नहीं पता है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय नहीं पता है, तो आपको कमेंट करना है, देन हम उस पर क्लास अटेंड करेंगे। राजस्व प्राप्तियों में हमने क्या कहा है? राजस्व प्राप्तियों में मेरे दोस्त हमने आपसे कहा है कि मेरे भाई, हमने राजस्व प्राप्तियों में 34,20,409 करोड़, ये हमारा राजस्व प्राप्ति है, और वहीं पे 16,44,936 हमारा ये पूंजीगत प्राप्ति है। फिर हम कह रहे हैं जो हमारा राजस्व व्यय है वो 39,44,222 करोड़ राजस्व व्यय है, और 11,21,090 करोड़ ये कितना है हमारा? ये हमारा पूंजीगत व्यय है। अब सबसे खास बात है, चीज आप देखिएगा कि हमारी प्राप्तियां कम है और हमारे व्यय ज्यादा है। हमने क्या कहा था कि गोल्डन रूल ऑफ बजटिंग कहता है कि हमारा पूंजीगत, ये हमने क्या लिखा है ऊपर? हमने ये लिखा है कि जो हमारी प्राप्तियां हैं, हमारी राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होनी चाहिए और हमारी राजस्व व्यय कम होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन आप देखेंगे हमारी राजस्व प्राप्तियां 34 लाख है और हमारा राजस्व व्यय 39 लाख है। ये यहाँ पर समस्या है। क्यों समस्या है? कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए नोट किया है कि जितने घाटा है
उन सारे घाटा को हमने एक जगह पर आपके लिए रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप इसे कॉपी पे रख सकें और आप अपने एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकें। ठीक है। इस बार भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहने वाला है? तो मेरे दोस्त इस बार 4.4% रहने का अनुमान है हमारी जीडीपी का। ये अनुमानित किया गया है 2025 और 26 के लिए। पिछले साल या विगत वर्षों में जो हमने अपना राजकोषीय घाटा अनुमानित किया था, उसको हमने संशोधित आंकड़ों के तौर पर प्रस्तुत किया है और हमने ये बताया है कि जो हमारा 2024 और 25 में राजकोषीय घाटा रहा है वो कितना रहा है? 4.8% रहा है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको दो आंकड़े बताने की कोशिश की है कि हमारा राजकोषीय घाटा बजट 2024-25 में जो संशोधित है वो 4.8% है और 2025-26 में 4.4% अनुमानित किया गया है। वहीं पे हमारा जो राजस्व घाटा है इस बार 25 और 26 में 1.5% रहने का अनुमान है। वहीं पर जो संशोधित आंकड़ा है वो कितना रहा है? 1.9% रहा है। ये हमारा राजस्व घाटा है। हम प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो इस बार 0.3% हमारा प्रभावी राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। वहीं संशोधित आंकड़ों में पिछले वर्ष या विगत वर्षों का 1% रहा है। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटे की बात करते हैं तो 25 और 26 में 0.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पर 24 और 25 में जो संशोधित आंकड़ा है वो 1.3% है। क्लियर? तो ये आंकड़े आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया? कॉपी पे नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप पीडीएफ फोन में रखेंगे, देन आप पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ये डेटा आपकी कॉपी पे नोट है तो यकीन मानिए रिवीजन करने के दौरान आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। अगर हम टैक्स स्लैब की बात करते हैं कि इस बार के टैक्स स्लैब में कुछ चेंजिंग्स किए गए हैं और वो चेंजिंग्स क्या किए गए हैं, तो मैं इस पे भी आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बार के जो टैक्स स्लैब चेंज किया गया है, 0 से 4 लाख तक आपको क्या टैक्स स्लैब रखा गया है? 0% रखा गया है। मतलब अगर आपका 4 लाख तक की इनकम है तो उस 4 लाख पर आपको किसी भी प्रकार की टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब अगर उसके साथ में आपसे बात करता हूं कि 4 से 8 लाख के बीच क्या रखा गया है हमारा टैक्स स्लैब, तो वो 5% है। 8 से 12 लाख के लिए 10% रखा गया है। 12 से 16 लाख के लिए 15% है। 16 से 20 लाख के लिए 20% है। 20 से 24 लाख के लिए 25% है और 24 लाख के ऊपर के लिए वो 30% है। ये नए टैक्स स्लैब में चेंजिंग्स हुए हैं, या मैं यूं कहूं ये हमारा नया टैक्स स्लैब है। पुराने टैक्स स्लैब में हमने संशोधित किया है। आप एक काम करिएगा कि इसी के साथ ही, जैसे ये न्यू टैक्स स्लैब है, ठीक है, ये न्यू है तो इसी के साथ में आप ओल्ड लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि कहीं कंपैरिजन पूछ लिया तो कि पिछले टैक्स स्लैब में 0 से 5 लाख तक 0% टैक्स रखा गया था। नए टैक्स स्लैब में 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स रखा गया है। दोनों आंकड़े सही हैं या दोनों आंकड़े सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है या दोनों गलत है? इस टाइप से तुलनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्हें भी आप कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में बातें करेंगे। क्लियर है? डेप्थ में बातें करने का मतलब है मेरे दोस्त कि जो हमारे बजट में मेंशन किया गया है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है।
पहले विकास के इंजन के तौर पे हम किसे देख रहे हैं? हमारा पहला विकास का इंजन है और वो है कृषि। ठीक है। अगर हम कृषि की बातें करते हैं आपसे, तो कृषि में हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बातें कही हैं, जिसमें कहा गया है कि विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के तहत ये विकसित किया गया है, जिसमें राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मौजूद योजनाओं एवं विशिष्ट उपायों के अभिसरणों के माध्यम से क्या बोला गया है? कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के तहत किन चीजों को फोकस किया गया है? कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले जिलों को शामिल किया गया है, जिसके विकास की बात कही। ठीक है। उसी के साथ ही में ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण के लिए कहा गया है कि राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि एवं लचीला निर्माण के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान डाली जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। मेरे दोस्त, ग्रामीण समृद्धि एवं लचीला निर्माण ये कह रहा है आपसे कि हमारे यहाँ चूंकि कृषि एक अलाभकारी बनता हुआ नजर आ रहा है और हमारे यहाँ कृषि में प्रचंड बेरोजगारी भी व्यापक स्तर पर पाई जाती है, वहां पर अतिरिक्त से ज्यादा श्रम बल लगा हुआ है, जिसकी उत्पादकता शून्य है। तो ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार हम उन्हें उत्पादक बना सकें और किस प्रकार उनका सही हम प्रयोग करके भारत की विकास गाथा लिख सकें, इसीलिए ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे कि हम उन्हें कहीं अलग शिफ्ट करके उनके लिए नए रोजगार का अवसर सृजन कर सकें। क्लियर है? दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम यूज की है और ये इंपॉर्टेंट है भी, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। दलहन के लिए जो हमने आत्मनिर्भरता की पहल स्टार्ट की है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया है। याद रखिएगा कि दलहन में हमने सभी को शामिल नहीं किया है। दलहन में हमने मुख्यतः 3 दलहन फसलों को शामिल किया है, तूर, उड़द और मसूर। और सबसे खास बात है कि हमने 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेंगे। यह हमने कहा है कि हम 6 वर्षीय करेंगे। ध्यान रखिएगा, दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए हमने 6 वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें उड़द, तूर और मसूर शामिल है। कहा जा रहा है कि ऐसी स्थितियों के लिए नाफेड जो एनसीसीएफ अगले 4 वर्ष के दौरान किसानों से दाल खरीदेंगी। ये तो 4 वर्षों के लिए है, लेकिन ये मिशन 6 वर्ष के लिए है, कृषक किसानों के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए। साथ में हम कह रहे हैं सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उत्पाद प्रभावी आपूर्ति, प्रसंस्करण एवं किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देना, राज्यों से एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये कॉमन सी बातें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की बातें कही हैं, क्योंकि बिहार मखाना के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है। लगभग देश में जितना भी मखाने का उत्पादन किया जाता है, उसका 80% तक मखाना का उत्पादन बिहार अकेले करता है। इसीलिए हमने बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही है और ये भी कहा है कि यहाँ पे उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें दोनों आप आत्मसात करिए, अपनी कॉपी पे आप इन्हें लेके जाइए। शॉर्ट में लिखिएगा, कीवर्ड लिखिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या बातें कही हैं? यहाँ पर हमने बोला है कि हम एक राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन प्रारंभ करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एक सबसे खास बात हमने बोला है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान एवं इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास एवं उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना, बीजों की 100 से अधिक किस्मों की वाणिज्यिक स्तर तक उपलब्धता कराना है, जिससे कि हमारी जो उत्पादकता है वो बढ़ सके। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास कृषि योग्य भूमि तो है, लेकिन हम उस पे वर्ष में सिर्फ 2 बार ही फसल उत्पादन करते हैं। मैक्सिमम जगहों पे या मैक्सिमम देशों में देखा गया है कि वर्ष में जहाँ वो 3 बार फसलों का उत्पादन करते हैं, वहीं पर हम वर्ष में 2 ही बार कर पाते हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ रबी और खरीफ की ही फसलें होती हैं, ज़ायद देश के विभिन्न क्षेत्रों में अछूता रह जाता है। तो मोर और लेस दैन हमारे यहाँ की जो कृषि है, इसीलिए वो थोड़ी-सी अलाभकारी हो जाता है और साथ ही साथ में उत्पादकता भी हमारे यहाँ पर निम्न है, जिसमें बात कही गई है कि एग्रीकल्चर में, कृषि में हम उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करेंगे तथा साथ ही में वहाँ पे माइक्रो टूल्स का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट आपके लिए है कि कपास में उत्पादकता मिशन को प्रारंभ किया गया है। कहा गया है कि कपास में उत्पादकता एवं कपास की खेती में सुधार करने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कपास के लिए 5 वर्षीय मिशन है, 5 वर्षीय, और दलहन के लिए 6 वर्षीय मिशन है। गड़बड़ ना होने पाए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उन्हें गड़बड़ ना करें कि दलहन को 5 वर्ष कर दें और कपास को 6 वर्ष कर दें। साथ ही में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, इस बार हमने किसानों की जो केसीसी लिमिट थी, जो अभी तक 3 लाख थी, जिसे हमने इस बार के बजट में 5 लाख कर दिया है। कितना हमने किया है केसीसी लिमिट को? केसीसी लिमिट को हमने 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस वाले पेज से आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट मिली है। पहली कि हमने केसीसी की लिमिट को बढ़ाया है। दूसरा, हमने एक कपास उत्पादकता मिशन प्रारंभ किया है, जो 5 वर्षों के लिए है। 5 वर्षीय मिशन की घोषणा हुई है, जिसमें हम अपने किसानी जो खेती बाड़ी है कपास को लेके, उसकी उत्पादकता पे बात करेंगे और कपास की अधिक जो लंबे वाले किस्म की रेशे हैं उस पर हम बातें करेंगे। यहीं पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मेरे दोस्त। ठीक है। असम में ठीक असम में हमने एक असम में एक यूरिया असम में एक यूरिया संयंत्र की स्थापना की बात कही गई है। कहां पर? असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये हमने कहा है। साथ ही साथ में हमने मेरे दोस्त ये भी कहा है कि हमने एमएसएमई की जो हमारा दूसरा मानदंड है, या मैंने आपसे कहा कि जो हमारा विकास का जो इंजन है, दूसरा इंजन वो है एमएसएमई, और हमने इस बार एमएसएमई के मानकों में संशोधन किया है। पहले एमएसएमई के जो निवेश या जो एक तरीके से इनपुट कॉस्ट थी और उनका टर्नओवर था, उन दोनों में हमने इस बार परिवर्तन किया है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं भी। ठीक है। विकास का जो हमारा दूसरा इंजन है वो क्या है? एमएसएमई है। और इस बार एमएसएमई में हमने नए वर्गीकरण के मानदंडों को अपनाया है, हमने उनमें संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है? हमने निवेश और कारोबार की सीमा को बढ़ाया है। निवेश, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो निवेश को 2.5 टाइम्स किया गया है और टर्नओवर को 2
टाइम्स किया गया है। मतलब जहां पे टर्नओवर को हमने दोगुना किया है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट और निवेश को हमने 2.5 गुना किया है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, पहले क्या था, हमारे यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जो एक तरीके से क्राइटेरिया थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, पहले माइक्रो में था 1 करोड़ के आसपास है, ठीक, स्मॉल में 10 और मीडियम में 50 के आसपास था। इस बार कहा गया है, जिसको हमने चेंजिंग किया है, जिसे माइक्रो में 2.5 किया है, स्मॉल में 25 किया है और मीडियम में हमने 125 किया है। वहीं पे अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो जहां पहले 5, 15 और 250 था, वहीं पे हमने उन्हें रिवाइज करके 10, 100 और 500 किया है। ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जो एमएसएमई का हमने क्राइटेरिया चेंज किया है। साथ ही में गारंटी कवर को भी हम लोगों ने इस बार क्रेडिट क्रेडिट एग्रीमेंट गारंटी कवर के तहत मेंशन किया है, जहां पर जो पहले एमएसएमई के लिए 5 करोड़ के आसपास था, उसे बढ़ा के 10 किया गया है, और स्टार्टअप के लिए जहां 10 था उसे बढ़ा करके 20 किया गया है। तो ये कुछ एमएसएमई से संबंधित आंकड़े थे जो मैंने आपके साथ साझा किया। अगर मैं आपसे वहीं पे बात करता हूँ, जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट लाइन है, उसके लिए भी यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। सूक्ष्म उद्यमों के क्रेडिट कार्ड जारी करने की बातें कही गई हैं और कहा गया है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत जो सूक्ष्म उद्यम है, जहां उनके पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कहने का सेंस ये है कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस उद्यम पोर्टल पर लिस्टेड हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए की जो मतलब एक तरीके की सीमा थी, लिमिट थी, उन्हें बढ़ा करके 10 लाख रुपए का कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही गई है। स्टार्टअप के लिए फंड की बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि इस बार 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ ही एक नए कोष का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इतना क्लियर है? देखिए, सबसे खास बात है मेरे दोस्त कि अगर हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें वो ध्यान में भी रखना है और हमें आत्मसात भी करना है। चीजें हमें समझ में भी आ जाएं और वो हमारे एग्जाम तक चली भी जाएं। यहाँ हम पढ़ें, यहाँ हम समझ जाएं, यहाँ जान जाएं, ये हो सकता है, बट एग्जाम तक जाए ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हमें लगातार रिवीजन की आवश्यकता है। और अगर आप रिवीजन करेंगे तो मान के चलिए कि आपके हमेशा याद रहेगा। फिर हमने पहली बार नए उद्यमी, जो हमारे नए उद्यमी हैं, उनके लिए हमने क्या किया है, नए उद्यमियों में खासकर महिलाओं के लिए किया गया है। इसमें बोला गया है कि 5 लाख महिलाएं जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं, उनके लिए कहा गया है, पहली बार उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना प्रारंभ किया गया है। देखिए, स्टार्टअप में बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारी सरकार की पहल है कि हम स्टार्टअप में लोगों को आगे लेकर आए, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करें, वो जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब को डिमांड करने वाले बने। इसीलिए मेरे दोस्त, भारत सरकार की ये कोशिश है कि अगर हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, लोग आगे आकर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हमारे यहाँ नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। और अगर हमारे यहाँ नए रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है, तो व्यक्ति की आय बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेंगी, एजुकेशंस बढ़ेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो डिमांड जनरेट करेंगे, और जब डिमांड जनरेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो भी बढ़ेंगी। सो ओवरऑल किसी भी देश को विकास करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है डिमांड। और डिमांड तब होगी जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी। लेकिन अगर आप बेरोजगार होंगे, आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि एक तो देश में विकास नहीं होगा, और दूसरी बात है कि आप डिमांड नहीं करेंगे तो वैसे भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है। फुटवियर और लेदर क्षेत्र पे भी हमने फोकस किया और हमने ये कहा है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए हम 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए 4 लाख करोड़ के कारोबार करने तथा 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने पे फोकस
कर रहे हैं। मतलब ये है कि फुटवियर और लेदर को लेकर के भी हमारी गवर्नमेंट का झुकाव या रुझान देखने को मिलता है। साथ ही में खिलौने के क्षेत्र या जो हमारा के टॉय सेक्टर है, उस टॉय सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो एक भारतीय बाजार है, वहां पर जो खिलौने हैं, खिलौनों का सबसे बड़ा मार्केट है वो चाइनीज मार्केट है। कहने का मेरा आशय यह है कि भारत में जितना भी खिलौना बाजार है, उसमें से 40 टू 45% या 45 के आसपास तक का जो खिलौना मार्केट है, वहां पर चाइना का एकाधिकार है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चाइना गुड्स यहाँ देखे गए हैं, खिलौनों में देखे गए हैं। आप हमारे यहाँ लोकल में कोई मेला, कोई त्योहार, कुछ भी आप देखिए, जितने भी छोटे-छोटे बच्चों के खिलौने हैं, वो सब कैसे हैं? चाइनीज़ हैं। आप खुद सोचिए कि भारत विकासशील होने के साथ ही में हम अपने यहाँ के लोगों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए खिलौनों का भी निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी हमें किस पे निर्भर रहना पड़ रहा है? चाइना पे निर्भर है या फिर हम विश्व के अन्य देशों पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम उनके लिए खिलौने तक बना सकें। क्लियर? और खाद्य प्रसंस्करण की सहायता के लिए बात कही गई, जिसमें कहा गया है कि बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। मेरे दोस्त, इस बार बजट में बिहार के लिए दिल खोल के पैसे खर्च किए गए हैं और बिहार पर सरकार ने कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया है। विनिर्माण मिशन के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया में आगे आने के उद्देश्य लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की बात कही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा विकास के तीसरे इंजन की बात करूं, तो विकास के तीसरे इंजन के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है? निवेश देखने को मिलता है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या बोला गया है कि सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 मिशन प्रारंभ किया गया है। अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं बनाने की बात कही गई, जिसमें कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 वर्षों में और कितना? 50,000। वहीं पे अगर मैं सरकारी माध्यमिक स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालयों के पीएससी में को ब्रॉडबैंड से कनेक्टिंग करने के लिए बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लॉन्च करने की बात कही गई, जिसमें कहा गया है कि स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकों को प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना प्रारंभ किया गया है। इसमें है कि आपके लोकल लैंग्वेज में आपको बुक अवेलेबल करवाना। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, जिसमें कहा गया है मेक इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, जिसमें ये टैगलाइन के साथ कहा गया है कि विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, सिर्फ कौशल प्रदान करने से लोगों का उद्धार या उत्थान नहीं होगा। भारत सरकार या फिर हमारी जो भी वर्तमान मोदी सरकार है, जब ये आई, उस टाइम पे एक ही बहुत ही क्रांतिकारी योजना लेकर आई थी, जिसका नाम था कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना में 200-250 प्रकार के स्किल्स प्रदान करने की बातें कही थी, अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज। लेकिन आज जमीनी हकीकत में या ग्राउंड लेवल पे वो योजनाएं फेल नजर आती हैं। उनका सही में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। और शायद क्रियान्वयन होने में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम लोगों को कौशल तो दे ले गए, हम उन्हें सिखा ले गए, लेकिन उस कौशल को हम वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनके लिए हम रोजगार के अवसर का सृजन नहीं कर पाए। अब एक सीधी सी बात है मेरे दोस्त कि हमें मान के चलिए कि मैं एक मिस्त्री हूँ, मुझे घर बनाना आता है, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे लाइट का काम करना आता है, मैं एक प्लम्बर की ट्रेनिंग लिया हूँ, मुझे प्लम्बरिंग करना आता है, लेकिन क्या हमारे लिए रोजगार है? मेन प्रश्न ये है। स्किल्स तो हैं, स्किल्स हमने ले भी लिया,
बट मैटर ये करता है कि उस स्किल्स को हम सही में कन्वर्ट करना जाने। ये बड़ी बात थी और इस पर हम बहुत ध्यान नहीं दिए, इसलिए आज कौशल विकास योजना कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा ज़मीनी स्तर पर लैग नज़र आता है। वहीं पे अगर हम उन कौशल से ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्तियों को अगर हम एंगेज कर पाते, हम उन्हें कन्वर्ट कर पाते वेल्थ में, या फिर हम उनको एक तरीके से रोजगार का अवसर सृजन कर पाते, तो शायद वो योजना आज बहुत ही कारगर साबित होती। लेकिन यहाँ पर यही कहा गया है कि राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र हम स्थापित करेंगे, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके और वो कौशल से सुसज्जित हो सके। आईआईटी की क्षमता को बढ़ाने की बातें कही गई, जिसमें कहा गया है कि 6500 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए जो 2014 में हमने 5 आईआईटी की स्थापना की बातें कही थी, अथवा शुरू किए गए थे, उन पांचों आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। शिक्षा हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि हम 500 करोड़ रुपए की व्यय करेंगे आईटी के क्षेत्र में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम आईटी का प्रयोग करेंगे, एआई का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने क्या बातें कही हैं, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कहा है हमारी सरकार ने अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर 2025 और 26 में 200 केंद्र स्थापित करने की बातें कही गई हैं। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण करने के लिए शहरी कामगारों की आमदनी को बढ़ाने एवं अस्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर बैंकों में संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास का नवीकृत किया जाएगा। ये किसके लिए किया जाएगा? तो मेरे दोस्त, सबसे खास बात है कि ये उन व्यक्तियों के लिए किया जाएगा जो रोजगार से संबंधित है। हमारे यहाँ पे गिग इकोनॉमी को लेकर के, या गिग जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के बातें कही गई हैं कि इन्हें हम किससे जोड़ेंगे, इन्हें हम अपने पोर्टल से जोड़ने का काम करेंगे। जो हमारा पोर्टल है ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल पे उन सारे श्रमिकों को हम पंजीकृत कराने की व्यवस्था करेंगे तथा पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाए। देखिए, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, गिग वर्कर और गिग इकोनॉमी। ठीक, गिग वर्कर क्या है और गिग इकोनॉमी क्या है, आप हमें कमेंट करिएगा। क्लियर? देन हम उसे अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी तक गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स को लेकर के बहुत ज्यादा कोई प्रोविजंस नहीं किए गए हैं और ना ही उनके लिए बहुत ढेर सारी योजनाएं लाई गई हैं, जिससे कि उनको एक जो सामाजिक सुरक्षा है वो प्रदान किया जा सके। लेकिन इस बार के बजट में कोशिश की गई है कि जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, अगर उन्हें हम ई श्रम पोर्टल पे लेकर के आते हैं तो उन्हें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी लाभ उन्हें प्रदान किया जाएगा। अब हम अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा निवेश की बातें करते हैं आपसे। और संरचना में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे। वहीं राज्य को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और संरचना के लिए राज्यों को सहायता सुधारने के लिए पूंजी व्यय एवं प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। मतलब ये है कि हम अवसंरचना विकास की बातें कर रहे हैं, जिसमें राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। वहीं पे
परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 5 वर्षों के लिए लागू की गई है, जिसमें बताया गया है कि 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 25 से 30 5 वर्षों के लिए ये योजनाएं दूसरी बार मंजूरी की गई है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात है कि जल जीवन मिशन को आने वाले 2028 तक बढ़ाया गया है। मतलब अब जल जीवन मिशन का टारगेट 2028 तक रखा गया है। एक शहरी चुनौती कोष के निर्माण की बात कही गई है मेरे दोस्त। 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई है, जिसे 25-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरी शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास एवं जल एवं स्वच्छता के लिए प्रदान प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा। कहने का मेरा सेंस ये है, जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन था, योजना था, उस स्मार्ट सिटी योजना को एक बार हम फिर से कुछ बेहतर ढंग से लागू करने की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शहरों में जो भी फंड को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक नया कोष का निर्माण करेंगे, जो शहरों में या शहरों के रचनात्मक विकास पे काम करेगा, स्वच्छता पर काम करेगा, पर्यावरण प्रदूषण पे काम करेगा, जल निकासी पे काम करेगा, या हो सकता है कि वहाँ के संरचनात्मक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन लागू करने की बात कही गई और कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। कहा गया है कि 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वहीं 2033 तक 5 स्वदेशी विकसित SMR संचालन के प्रस्ताव रखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पोत निर्माण की बात करूं तो पोत निर्माण को और बेहतर सुसंगठित करने की बातें कही गई हैं। समुद्री विकास कोष की बातें कही गई है। जिस प्रकार से शहरी के डेवलपमेंट्स की कोष के लिए बातें कही गई थी, वहीं पे समुद्री विकास कोष की बात कही गई और कहा गया है कि 25,000 करोड़ रुपए 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सरकार का योगदान 49% होगा तथा शेष योगदान किसका होगा? बंदरगाह और निजी क्षेत्रों का होगा। कहने का सेंस ये है, जो समुद्री विकास कोष है ये PPP मॉडल पर लागू किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिस पर केंद्र सरकार 49% और जो हमारी निजी भागीदारी है वो कितनी होगी? वो 51% के आसपास होगी, जिसमें बंदरगाह प्रशासन और निजी क्षेत्रों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। कहा गया है कि उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम के तहत 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने की क्षमता का हमें विस्तार करना है, जिसमें पर्वतीय आकांक्षी एवं उत्तर पूर्व क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के निर्माण का भी बातें कही गई हैं। साथ ही में मेरे दोस्त फिर बिहार आपको देखने को मिलेगा। बिहार आपको फिर से देखने को मिला। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की बातें कही गई हैं। बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहार में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार के अलावा बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। तो बिहार इस बार आपके टारगेट और रडार पे होना चाहिए। साथ ही मिथिलांचल में एक पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की भी बातें कही गई हैं कि उसको हम लोग फंड प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में खनन क्षेत्र में सुधार के लिए टेलिंग से खनिजों की रिकवरी करने की बातें कही गई हैं और कहा गया है कि यहाँ पे स्वामी फंड 2 सरकार, बैंक और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख आवासीय इकाइयों को पूरा करने में के उद्देश्य से मतलब एक तरह मैं कहूँ तो 15,000 करोड़ रुपए की कोष बनाने की घोषणाएं की गई हैं और रोजगार
को बढ़ावा देने की बातें कही गई। कहा गया है कि जिन शहरों में या जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में पर्यटन आधारित वहां का उद्योग है, उन क्षेत्रों में पर्यटन को ध्यान में रख करके हमने अपने इस बजट एलोकेशंस की बातें कही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान विकास एवं नवाचार की बातें कही गई कि किस प्रकार हमें अपने निवेश पे क्या ध्यान देना है। तो पिछले वर्ष जुलाई में बजट में घोषित जो निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान विकास एवं नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। डीप टेक फंड एंड फूड्स की मैं बात करूं तो अगली पीढ़ी को स्टार्टअप प्रोवाइड करने के लिए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप के लिए कहा गया है कि हम आईआईटी और आईआईएम इनमें प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त कि कृषि में या एग्रीकल्चर में हमने फसल जर्म प्लाज्मा के लिए एक जीन बैंक के स्थापित करने की बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि भावी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वहीं पे नेशनल जियो स्पैटिकल मिशन स्थापित करने की बात कही है, जिसमें डेटा के विकास एवं उनके सिक्योरिटी की बातें हैं। ज्ञान भारतम मिशन के तहत कहा गया है कि शैक्षिक संस्थान, संग्रहालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाए का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी। कहने का सेंस ये है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जो हमारी पांडुलिपि विरासत है, उस पांडुलिपि विरासत को किस प्रकार हम संरक्षित कर सके, ये हमारी मुहिम है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं विकास के अपना जो अगला इंजन है या चौथा इंजन है हमारा, वो है निर्यात। तो हमने मेरे दोस्त निर्यात के लिए निर्यात निर्यात के लिए हमने वाणिज्यिक मंत्रालय एमएसएमई एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि अगले अलग अलग क्षेत्रों जो मंत्रालयों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। भारत ट्रेड नेट की बात कही गई, जिसमें कहा गया है कि व्यापार के प्रलेखन एवं वित्त पोषण के समाधानों के लिए संयुक्त मंच के तौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। वहीं सी जीसीसी के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि उभरते टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों के प्रोत्साहन करने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। और सबसे खास बात है कि बीमा में, या मैं यूं कहूं तो इंश्योरेंस सेक्टर में, एफडीआई की जो सीमा थी वो थी 74, और 74% से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 100% कर दी गई है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तक बैंकिंग में और बैंकिंग के साथ ही में इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर रिटेलिंग में, या फिर मैं आपसे बात कहूं कि जो हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एफडीआईज आते हैं, भारत सरकार उनके लिए अलग अलग पैरामीटर्स रखती है। ठीक है? जैसे बैंकिंग में कितना परसेंट एफडीआई आ सकता है, पहले तो आपको एफडीआई जानना है कि एफडीआई होता क्या है। ठीक है? अगर एफडीआई पता चल गया तो बैंकिंग में कितना परसेंट एफडीआई है, डिफेंस में कितना परसेंट एफडीआई है, रेलवे में कितना परसेंट एफडीआई है, रिटेलिंग सेक्टर में कितना परसेंट एफडीआई है, गैम्बलिंग में है या नहीं है, या फिर एटॉमिक सेक्टर में एफडीआई की अनुमति है या नहीं है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि किस क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति है, और अगर किसी क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति है तो कितना प्रतिशत है, ये हमें जानना है। अभी तक जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर या बीमा क्षेत्र था, वहां पर एफडीआई की जो समय सीमा समय सीमा नहीं, प्रतिशत निर्धारित किया गया था, वो 74% था, जिसे इस बार बढ़ा करके 100% कर दिया गया है, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर?
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की बातें कही गई हैं, जहाँ पे कहा गया है कि किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रोवाइड किया जाएगा और उन ऋण के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। पेंशन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जो पेंशन उत्पादकों का विनियमन, समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना का बात कही गई है। सभी गैर वित्तीय क्षेत्रीय संबंधी नियम, प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधारक उच्च स्तरीय समिति के गठन की बात कही गई है। राज्यों का निवेश के लिए एक अनुकूल सूचकांक जारी करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों के निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जन विश्वास विधेयक 2.0 कहा गया, जिसमें कहा गया है कि 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही अब हम बात करते हैं खंड बी की। चूंकि हम खंड एक देख चुके हैं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि पूरा का पूरा बजट हमें दो खंडों में देखने को मिलता है, खंड एक और खंड दो, यानी खंड ए और खंड बी। तो खंड ए हम देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं खंड बी की। तो खंड बी में मेरे दोस्त, हमने आपसे कहा था कि वहां पे कर की बातें की जाती हैं, टैक्स की बातें की जाती हैं, तो उन टैक्सों पे कैसे कैसे प्रोविजंस हैं, हम इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, कि प्रत्यक्ष कर में क्या प्रस्ताव किया गया है टैक्स को लेकर के। तो सबसे पहले है कि हमने अपने नए टैक्स स्लैब लाया है, पुराने टैक्स स्लैब को हमने चेंज किया है। इसमें कहा गया है कि मुक्त आय सीमा, कर मुक्त आय सीमा को बढ़ा करके 12 लाख रुपए किया गया है। कहा गया है जिसमें 12 लाख वार्षिक आय तक आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं वेतन भोगी करदाताओं को जो लाभ मिलने वाला है वो 12.75 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को 75,000 की मानक कटौती के कारण शून्य टैक्स देना होगा। कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर 12 लाख तक आपका इनकम है और 12 लाख तक आपका टैक्स आ रहा है 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 65,000, 62,000, और आपने किसी भी प्रकार की अपनी सेविंग्स दिखाई है, तो जाहिर सी बात है कि जो इनकम टैक्स डिडक्शन की धारा 80C है, उसके तहत आपको बहुत सारे रिबेट मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका टैक्स कम हो जाता है। कहा जा रहा है कि अगर आपका टैक्स 75,000 के नीचे है, तो वहां पर हम मानक कटौती के कारण शून्य कर देते हैं, इसीलिए 12.75 लाख तक आपको 1 रुपए भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जिस टैक्स की वजह से जो भारत सरकार को घाटा होने वाला है वो 1 लाख करोड़ रुपए होने का आशंका जाहिर किया गया है। मतलब नए टैक्स स्लैब को हमने लेकर के आए हैं, उस नए टैक्स स्लैब में जो हमने कर की सीमा बढ़ाई है, कर का दायरा बढ़ाया है, उस दायरे को बढ़ाने की वजह से भारत सरकार को इस बार 1 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। वहीं पे व्यापार को आसान बनाने के लिए कहा गया है कि आसानी में 3 वर्ष के ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में आर्म्स लेंथ कीमत निर्धारित करने हेतु एक योजना की शुरुआत की गई है। मुकदमेबाजी को कम करने और अंतरराष्ट्रीय कराधान की निश्चितताओं को प्रदान करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के दायरे का विस्तार करने की बातें कही गई हैं। वहीं पे टीडीएस की कटौती में बोला गया है कि नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर जो टीडीएस कटौती की सीमा 50,000 थी, उसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। मतलब टीडीएस सीनियर सिटीजन्स पर 1 लाख किया गया है, मतलब जस्ट दोगुना कर दिया गया है। और कहा गया है कि किराए पर टीडीएस की जो सीमा थी वो 2.4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख रिवर्स कर दिया गया है। किराए की सीमा का मतलब ये है कि अगर आपका कोई रूम है, कोई हॉल है, कोई बिल्डिंग है, रेंट पर है, तो उससे जो आपको इनकम प्राप्त होती है, उस पर जो आपको टीडीएस 2.4 लाख तक देना पड़ता था, अब उसकी सीमा बढ़ा करके 6 लाख कर दी गई है। केवल गैर पैन मामलों में उच्च टीडीएस कटौती होगी तथा कहा गया टीडीएस भुगतान में देरी को अपराध से मुक्त किया गया है। वहीं पर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए
ये कहा गया है कि अपडेट किए गए कर रिटर्न दाखिल करने की अवधि 2 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया है। वहीं पर धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थानों की पंजीकरण अवधि 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष की गई है। स्वनियंत्रण वाली संपत्तियों में करदाताओं को बिना किसी शर्त के 2 स्व कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति दी गई है। वहीं विवाद से विश्वास योजना में 33,000 करदाताओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है, जो कि हम डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत देख रहे हैं। ये कहा गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगस्त 2024 के बाद राष्ट्रीय बचत योजना एनएसएस में निकासी छूट करने के लिए एक तरीके से छूट दी गई है और एनपीएस वात्सल्य खातों में भी इसी प्रकार की छूट दिया गया है। साथ ही में व्यापार करने के लिए आसानी व अंतरराष्ट्रीय कराधान को चेंज किया गया है। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग निर्धारित करने के लिए नई योजनाओं को 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि शुरू की जाएगी। सेफ हार्बर नियमों का विस्तार किया जाएगा। स्टार्टअप के निगमन के लिए 5 वर्ष का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि आईएफएससी में स्थापित वैश्विक कंपनियों की जहाज पट्टी वाली इकाई, बीमा कार्यालय तथा ट्रेजरी केंद्रों को विशेष लाभ दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे और ऐसे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने वाले श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में एआईएफ की प्रतिभूतियों से होने वाले लाभ को कराधान निश्चित किया गया है। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। मेरी कोशिश थी कि मैं 1 घंटे के अंदर इसे खत्म कर दूंगा, बट 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। सो प्लीज अब पूरा देखिएगा। घंटा मैटर नहीं करता, मतलब टाइम मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या वो डेटा, वो टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे 15 मिनट आगे पीछे लेके चलेंगे अपनी सारी क्लासेस में। और एक महत्वपूर्ण बात, आज आपको हमारी क्लास की शेड्यूलिंग मिल जाएगी कि कल मंडे से हमारी क्लास कैसे रहने वाली है। यूपीएससी की क्लास कब जाएगी, किस सब्जेक्ट की जाएगी, आरओ और पीसीएस की क्लास कब जाएगी, हिंदी की कब जाएगी, जीएस की कब जाएगी, ये सब आपको मिल जाएगा। रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए अनिवासियों एवं अनुमानित कराधान में बोला गया है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण फर्मों की सेवाएं प्रदान करने वाले को अनुमानित कराधान की व्यवस्था की गई है। प्रेजेंट टैक्स स्कीम में अंतर्देशीय जहाजों तक उन्हें बढ़ावा दिया गया है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया गया है, जिसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। बुनियादी ढांचों में निवेश करने के लिए सॉवरेन एवं पेंशन फंड में निवेश की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। अब मैं आपसे बात करता हूं अप्रत्यक्ष कर की, इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या किया गया है? औद्योगिक वस्तुओं की जो समय शुल्क संरचना है उसे युक्तिसंगत बनाया गया है। 7 प्रकार के टैरिफों को हटाया गया है। एक से अधिक उपकर और अधिभार को लागू न करने की वकालत की गई है। अधिकांश वस्तुओं पर जो प्रभावी शुल्क प्रभाव उन्हें रखने के साथ ही साथ में समतुल्य उपकर लागू करने और उन वस्तुओं पर कुछ उपकर को कम करने की बात कही गई है। साथ में ही क्षेत्रीय विशेष क्षेत्रीय प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया है मेक इन इंडिया के तहत में एलईडी व एलसीडी टीवियों के लिए ओपन सेल, या फिर आपसे ये कहा गया है कि टेक्सटाइल के लिए लूम, मोबाइल तथा जो ईवी के लिए लिथियम आयन बैटरी थे उन पे पूंजीगत सामानों की छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ में कहा गया है आपसे कि एमआरओ को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें जहाजों के निर्माण एवं विघटित करने के लिए माल पर 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। साथ ही में निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए हस्तशिल्प एवं चमड़ा क्षेत्रों पर शुल्क मुक्त इनपुट रखा गया है। व्यापार सुविधा को बढ़ावा दिया गया है।
साथ ही में जीवन रक्षक दवाओं तक बेहतर पहुंच को शामिल किया गया है। वहीं 36 जीवन रक्षक औषधि एवं दवाइयों को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है तथा 6 दवाइयों पर 5% की शुल्क की सूची में शामिल किया गया है। वहीं 37 मेडिसिन को और 13 नए रोगी सहायक कार्यक्रमों को छूट की सूची में शामिल किया गया है। साथ में ही औद्योगिक वस्तुओं पर जो सीमा शुल्क को युक्तिकरण बनाया गया है, 7 प्रकार के टैरिफ्स को हटाया गया है, प्रभावी शुल्क बनाए रखने के लिए उपकर का समायोजन किया गया है और एक से अधिक उपकर या अधिभार न लगाया जाएगा, ऐसी बातें कही गई हैं। साथ में ही साथ में घरेलू विनिर्माण एवं घरेलू विनिर्माण एवं मूल्य संवर्धन के समर्थन को प्रदान किया गया है। सीमा शुल्क को घटाया गया है जिसमें कहा गया है कि कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, अपशिष्ट, सीसा और जस्ता सहित 25 महत्वपूर्ण खनिजों को क्या बोला गया है कि उन पर महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया गया जिसमें छूट प्रदान की गई है। साथ ही कहा गया है कि बुना हुआ कपड़ा जिसे बीसीडी संशोधन के तहत 10% से 20% बदल करके उन्हें 20% या किया गया है। साथ ही 115 किलोग्राम जो भी अधिक हो उस पर वो कर लगाया जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ ही में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बातें कही गई जिसमें कहा गया है कि विपरीत शुल्क विपरीत शुल्क संरचना में सुधार किया जाएगा। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो ये आप देख रहे हैं, ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है जिसपे टैक्स 10% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। ओपन सेल पर बीसीडी को घटाकर 5% किया गया है। वहीं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ओपन सेल पार्ट्स पर बीसीडी में छूट की बातें की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहन तथा मोबाइल बैटरियों के विनिर्माण में सहायता प्रदान किया जाएगा और कहा गया है कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट और साथ ही में ईवी बैटरी के निर्माण के लिए 35 आइटम पर भी छूट दिया जाएगा। मोबाइल मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए 28 आइटम्स पर छूट दी जाने की बात कही गई है। जहाज निर्माण एवं दूरसंचार सहायता के लिए कहा गया है कि जहाज निर्माण सामग्रियों पर बीसीडी छूट को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा तथा कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विच में बीसीडी को नॉन कैरियर ग्रेड स्विच में मेल रखने के लिए 20% से घटा करके 10% किया गया है। निर्यात संवर्धन एवं उद्योग विशिष्ट को राहत देने के लिए हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन की बातें हैं और सीमा शुल्क की जो छूट या कटौती की भी बात कही गई है। अब हम देखेंगे कि भारत सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां को जाता है, जो कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, भारत सरकार का पैसा आता है, ये पैसा भारत सरकार का आता है और इन क्षेत्रों में भारत सरकार का पैसा जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि भारत सरकार का पैसा कहाँ कहाँ जाता है जिससे कि आपको क्लियर दिख सके। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक। भारत सरकार का पैसा कहाँ जाता है, तो ये जाता है और ये आता है। ठीक है, अगर मैं आने की बात करूं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो 8 पैसे में हम खर्च कर रहे हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में हम 16 पैसे खर्च कर रहे हैं, ब्याज की अदायगी में हम 20 पैसे खर्च कर रहे हैं। 1 सेकेंड। ओके,
ठीक है। ब्याज की अदायगी में हमारे 20 पैसे खर्च हो रहे हैं, रक्षा में 8 पैसे खर्च हो रहे हैं, आर्थिक सहायता के लिए 6 पैसे और वित्त आयोग में अन्य अंतरण के लिए 8 पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं। कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेंशन के लिए 4 पैसे और अन्य व्यय में हमारे 8 पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे दोस्त, यहाँ ये जानना जरूरी नहीं है कि कहाँ पैसे खर्च हो, जानना ये जरूरी है किस सीक्वेंस में पैसे खर्च हो रहे हैं। भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो राज्य एवं शुल्कों का जो हस्तांतरण हो रहा है उसमें नंबर 1 पे हमारा खर्च हो रहा है। दूसरा, हम सबसे ज्यादा ब्याज की अदायगी कर रहे हैं, मतलब हमारे इनकम में कर्जा बहुत ज्यादा है। खुद सोचो, हम 100 रुपए ला रहे हैं, उन 100 रुपए में सिर्फ 20% पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, ब्याज की अदायगी में खर्च कर रहे हैं। मतलब हम 100 रुपए लाए और 20 रुपए हमने ब्याज भुगतान कर दिया, तो सोचो हमारा बजट घाटे का जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद में फिर हम केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16 पैसे खर्च कर रहे हैं, रक्षा में 8 पैसे खर्च कर रहे हैं, वित्त आयोग के सुझावों के साथ में जो हम अंतरण करते हैं वो 8 पैसे खर्च हो रहे हैं और अन्य व्यय हमारा 8 पैसा। अब इन पैसों को हम खर्च तो कर रहे हैं, बट ये पैसे आते कहाँ से हैं, मैटर ये करता है। तो पहला हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम उधार एवं अन्य देयता, हम सबसे ज्यादा उधार ला रहे हैं। भैया एक बात बताओ, अगर हम उधार मांगेंगे तो हमको ब्याज भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, एक कॉमन सी बात है। मतलब हम 100 रुपए ला रहे हैं तो 100 रुपए में से हमारा 24 पैसा या 24 रुपया उधारी से आ रहा है या अन्य देयताओं से आ रहा है, जिसमें से जो हमारा इनकम है सबसे ज्यादा हमारा इनकम होता है आयकर से, जिसमें कि 22 पैसे या 22% है। देन हमारा निगम कर है, उसके बाद में हमारा जीएसटी आता है, फिर उसके बाद में हमारा कर भिन्न के अन्य प्राप्तियां 9 पैसे हैं, उसके बाद में हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसा और सीमा शुल्क 4 पैसा है। यहां से हमें आते हैं और यहाँ पैसा जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हम ये देखते हैं कि इस बार के बजट में हम अपना पैसा किस किस मंत्रालय को बांट रहे हैं या हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। सो मेरे दोस्त, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है ये हमें जानना है। तो इस बार के बजट में सबसे ज्यादा हम ब्याज का भुगतान 12,76,338 करोड़ हम ब्याज भुगतान में कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हमारा परिवहन में है, रक्षा में है, प्रमुख सब्सिडी में है, पेंशन में है, ग्रामीण विकास में है, गृह में है, आई मीन जो हमारे राज्य हैं उनमें है, कर प्रशासन में है, कृषि एवं समृद्ध कार्य क्रियाकलाप में है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आईटी एवं दूरसंचार, ऊर्जा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और वित्त मंत्रालय और सामाजिक कल्याण मंत्रालय। ये हमने कुछ मंत्रालयों की सूची आपको दे दी है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया है। क्लियर है? वहीं पे ये कुछ डिफिनीशंस हैं, ये डिफिनीशंस ये बताते हैं जो हमने बजट में देखा, जाना, समझा, ये उससे रिलेट है। तो नॉन स्टॉप हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा बजट कवर कर लिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर हमने अपने बजट को सही से पढ़ा, देखा, समझा, जाना, तो हमारे प्रश्न यहाँ से हो जाने चाहिए। क्लियर है? बाकी एक कमेंट करिएगा, ठीक है, कि क्या आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे से संबंधित प्रश्न भी चाहिए। अगर आपकी डिमांड होगी तो उनके प्रश्नों का भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो आपको आकलन ही नहीं होगा क्योंकि आपने बजट पढ़ा है, लेकिन अगर इससे संबंधित हमें 10-15 प्रश्न करने को मिल जाए तो एक माइंड मैप हो जाएगा कि इस प्रकार से प्रश्न बजट से बन सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, हम उस पर जरूर काम करेंगे या फिर हम क्लास को लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।